हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और बच्चों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो नंबर 4 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो नंबर 4। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का, ठीक है ना। और उसके अंदर मैं आपको अभी तक वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। अब आज जो वीडियो नंबर 4 है इसमें हम लोग बेसिक कुछ एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को निकालने के लिए किए जाते हैं। मेरी बात फिर ध्यान देना, आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो हमेशा किए जाते हैं। हम वो एडजस्टमेंट की बात करेंगे कि वो एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। मतलब आज जो अपनी वीडियो नंबर 4 है बच्चों, उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालेंगे तो एडजस्टमेंट जो करने हैं वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब कुछ वेरियस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन से हमको सीखने हैं, तो एक तो हमको एडजस्टमेंट सीखना है डिविडेंड का, जिसमें प्रपोज्ड एंड इंटरिम डिविडेंड का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे टैक्स का, ठीक है। एक हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रीशिएशन के, ठीक है। तो ऐसे करके हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। अभी हम लोग आज वाले वीडियो में एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं बच्चों। आज वाले वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड। आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 जिसका नाम है डिविडेंड, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की, तो सबसे पहले एक चीज समझना, डिविडेंड बच्चों मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको एक चीज तो अच्छे से समझा देता हूं, डिविडेंड की जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी कंपनी डिविडेंड देती कब है, तो डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना किसके ऊपर दिया जाता है, शेयर्स के ऊपर। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं, हमेशा शेयर्स के ऊपर। और डिविडेंड को पे करना इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड को पे करना इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब भी मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालता हूं तो एडजस्टमेंट के अंदर जब मैं पहले एडजस्टमेंट की बात करता हूं तो मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं। तो डिविडेंड की जब मैं बात करता हूं तो कोई भी कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड पे करना हमेशा ध्यान रखना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना कंपनी किस पे पे करती है बच्चों, डिविडेंड पे करती है कंपनी शेयर्स के ऊपर। डिविडेंड किस पे पे करती है, कंपनी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करेगी, ठीक है ना। अब तुम मेरी बात समझना, अगर डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, अब अगर मैं डिविडेंड की बात करता हूं तो सबसे पहले तुम समझ लो डिविडेंड की कैटेगरी क्या होती है। पहले सिर्फ समझना, नोटिंग बाद में करेंगे। तो डिविडेंड बच्चों मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिविडेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक जो डिविडेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और एक डिविडेंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कह दो या प्रपोज डिविडेंड कह दो, ठीक है ना। मेरी बात फिर से ध्यान देना, कैश फ्लो के एडजस्टमेंट मतलब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब भी निकालेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था अपने को स्टार्ट करना है ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहला एडजस्टमेंट मैं आपको समझा रहा हूं डिविडेंड का। अभी मैंने आपको बताया डिविडेंड पे करना हमेशा कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर पे करती है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है। डिविडेंड अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो रिसीव करूंगा जब मैंने कोई शेयर परचेज किए होंगे। बट डिविडेंड अगर मैं पे कर रहा हूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मैं डिविडेंड की बात करता हूं तो डिविडेंड बच्चों 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कैटेगरी ऑफ डिविडेंड को हम कहते हैं इंटरिम और दूसरी कैटेगरी ऑफ डिविडेंड को हम लोग कहते हैं फाइनल। फाइनल डिविडेंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रपोज डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज अच्छे से समझ लेना, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब देयर इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड की, तो बच्चों इंटरिम डिविडेंड का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसा डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एट द मिड ऑफ द ईयर। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
ये एक्स लिमिटेड को साल के बीच में ऐसा लगा कि हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। एक कंपनी है मान लो एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड को साल के बीच में ऐसा लगता है कि हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि हमारे प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं तो इस साल हमको डिविडेंड दे देना चाहिए। तो ये कंपनी क्या करती है, साल के बीच में डिक्लेयर कर देती है डिविडेंड। ये कंपनी क्या करती है बच्चों, साल के बीच में डिक्लेयर कर देती है सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड। और वो डिविडेंड जो कंपनी साल के बीच में डिक्लेयर करती है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, मिड ऑफ ईयर साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मान लो 2019-20 का साल है, अब 1920 वाले ईयर के अंदर कंपनी ने मिड ऑफ द ईयर, मान लो अप्रैल के अंदर ही कंपनी, या मिड मान लो मई के अंदर, मई 20 के अंदर ही कंपनी क्या करती है, सॉरी मई 19 के अंदर कंपनी को लगता है प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया। अब प्रॉफिट अच्छा हो गया, कंपनी को लगता है अभी बीच में शेयर होल्डर को डिविडेंड दो, जो फाइनल साल के एंड पे देना है वो तो देना ही है, बट कंपनी को लगता है प्रॉफिट अच्छा है तो अपने अभी बीच में डिविडेंड दे देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंपनी जब भी डिक्लेयर करती है तो डिक्लेरेशन के 7 डेज के अंदर अंदर कंपनी को पेमेंट करना होता है। अब आप मेरी बात समझना, कंपनी डिविडेंड पे करने के लिए अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री करती है डिविडेंड टू कैश, भले वो इंटरिम हो या फाइनल हो, कंपनी ने एंट्री करी डिविडेंड पे करने के लिए डिविडेंड टू कैश। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमने एंट्री करी डिविडेंड टू कैश तो ये हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ, तो ये तो समझना कि डिविडेंड जो पेमेंट किया दैट विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसको डिविडेंड जो पे किया उसको नेगेटिव बताएंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं दैट विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो तो हम नेगेटिव बताएंगे। अब एक चीज समझना, डिविडेंड क्योंकि नेचर ऑफ एक्सपेंस है, डिविडेंड का नेचर क्या है, क्योंकि डिविडेंड इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो क्योंकि डिविडेंड एक एक्सपेंस है तो हमेशा ध्यान रखना इसको अगेन हम लोग क्लोज करेंगे इन द एट P&L। अब P&L में अगर हम क्लोज करते हैं, और एक्सपेंस का नेचर क्या है बच्चों, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अब मैं आपको वापस ध्यान दिलाता हूं, P&L का फॉर्मेट जो हमने बनाया था, मैंने पिछले वीडियो के अंदर समझाया था आपको, ये हमने यहां पर टू डिविडेंड क्लोज किया, ये इंटरिम और फाइनल दोनों की बात कर रहा हूं मैं, क्लोज ऐसे ही करना है, हमने टू डिविडेंड क्लोज किया। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये डिविडेंड क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी, P&L टू डिविडेंड। तो हमने ये P&L का फॉर्मेट है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने डिविडेंड पे करने की एंट्री तो करी डिविडेंड टू कैश, और डिविडेंड को क्लोज करने की एंट्री करी P&L टू डिविडेंड। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बना रहा हूं, तीनों को मिलाकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं जिसमें ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है और फाइनेंसिंग भी है। अब ये डिविडेंड जो मैंने पे किया वो मेरे को यहां पे ब्रैकेट में बताना ही है, क्योंकि डिविडेंड पे किया है, तो नेगेटिव बताना है। जो मैंने डिविडेंड पे किया वो मैं यहां ब्रैकेट में आउटफ्लो बताऊंगा, क्योंकि ये डिविडेंड का पेमेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर डिविडेंड का पेमेंट मेरे को ब्रैकेट में आउटफ्लो के फॉर्म में बताना है तो बहुत सिंपल लॉजिक समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बच्चों में स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट कहां से किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इस पॉइंट पे मिलते हैं आकर के, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहां जाके मिलेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहां से हम लोग रिवर्स साइकिल रन करके ये सब एडजस्टमेंट करेंगे तो इस पॉइंट पे आएंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है, और बैलेंस शीट के अंदर फिगर यहां से डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर फिगर जाता है। मेरी बात फिर सुनना, मैंने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो मैंने नेट प्रॉफिट अगर ये वाला उठाया है, ये वाला मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट से हमेशा ये फिगर मिलेगा, आखिरी फिगर। तो अगर बैलेंस शीट से मैं ये फिगर उठा रहा हूं और मेरे को पहुंचना इस वाले फिगर पे है, तो ये तो क्लियर है कि इसको तो ऐड करूंगा, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए ऐड करूंगा। मतलब ये क्लियर है कि यहां पर ऐड करेंगे, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमने पेमेंट किया वो आउटफ्लो कहां बताएंगे, फाइनेंसिंग के अंदर बताएंगे। मतलब मेरे को अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जाना है, और अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूं बैलेंस शीट वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जाना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा, तुमको ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग पॉइंट ये है।
तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड किया मैंने, और ये ऐड क्यों किया, क्योंकि ये लेस हो चुका है। और ऐड करने का एक और कारण ये, क्योंकि आउटफ्लो कहां पे बताया, फाइनेंसिंग में। तो जब यहां से लेस हो गया और आउटफ्लो यहां बताना है तो यहां पे तो ऐड कर दिया और यहां पे नेगेटिव बताएंगे। तो देखो बच्चों, जो अभी हम लोगों ने डिविडेंड का कंसेप्ट समझा ना, उसको पहले पूरा नोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं पूरा वापस, है ना। तो एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में। एक तो होता है इंटरिम डिविडेंड, दैट इज डिक्लेयर इन द मिड ऑफ द ईयर। एक तो होता है इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में डिक्लेयर करते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डिविडेंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड विच इज डिक्लेयर इन द मिड ऑफ द ईयर, और एक होता है फाइनल डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। इंटरिम साल के बीच में डिक्लेयर होता है, फाइनल साल के एंड में डिक्लेयर होता है। अब है ना, डिविडेंड को लेकर के एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट समझ लेना। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो हमेशा ध्यान रखना, उसको पेमेंट हमेशा अप्रूवल के बाद होगा। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट पेमेंट के लिए हमेशा कंपनी को बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बोर्ड मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है ना। तो डिविडेंड भले ही वो इंटरिम हो या फाइनल हो, डिक्लेयर करने के बाद वो पेमेंट तभी होगा जब बोर्ड की अप्रूवल होगी, ठीक है ना। ये मैं क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि आप एक चीज समझना, इंटरिम डिविडेंड तो कंपनी ने साल के बीच में डिक्लेयर किया। अब डिक्लेयर करने के बाद उसको बोर्ड जब अप्रूव करता है ना, तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने साल के बीच में डिक्लेयर किया, और कंपनी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है इंटरिम डिविडेंड को, तो बोर्ड जब अप्रूव करेगा ना, तो अप्रूवल के 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पेमेंट करना होता है। लेकिन फाइनल डिविडेंड नॉर्मली डिक्लेयर होता है साल के एंड के बाद। मतलब मान लो ऐसा समझो, जैसे चलो पहले इंटरिम की नोटिंग कर लेता हूं, फिर फाइनल समझाता हूं। पहले इंटरिम नोट कर लो तुम, ठीक है ना। ध्यान रखना, डिविडेंड डिक्लेयर होगा बट पेमेंट अप्रूवल के बाद होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझते हुए इंटरिम और फाइनल को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। तो डिविडेंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इंटरिम मिड ऑफ द ईयर, फाइनल एंड ऑफ द ईयर। डिविडेंड पेड इज कैश आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। नाउ इंटरिम डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड एंड पेड विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ध्यान से समझना, डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड डिक्लेयर कर रहा है, और पेमेंट कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बोर्ड ने डिक्लेयर किया बट पेमेंट कितने दिन में करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर। अब टेक्निकल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट, तुम ऐसा समझ लो नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे टू अराइव एट। हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था पीएनएल के अंदर हम लोग यहां पर इसको ऐड करेंगे टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। इसको इस तरह रीड करना, इट इज एडेड टू नेट प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी एज इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि हमने यहां से लेस कर दिया है तो ऐड करेंगे, अभी क्वेश्चन बताऊंगा क्लियर हो जाएगा। एंड पेमेंट इज शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो भी पेमेंट किया उसको कैश आउटफ्लो बताएंगे, कहां पर बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करते हैं, पेमेंट करते हैं 7 दिन के अंदर अंदर। इंटरिम डिविडेंड को हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, जो अपन ने बैलेंस शीट से उठाया, उसके अंदर ऐड करेंगे, किस पे आने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे आने के लिए। और जो इंटरिम डिविडेंड पे किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो के फॉर्म में बताएंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं फाइनल डिविडेंड की, अगर मैं बात करता हूं फाइनल डिविडेंड की, तो एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने एक ईयर बोला 31 मार्च 2019, और एक और ईयर मैंने बोला 31 मार्च 2020। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। इंटरिम डिविडेंड मैंने अभी बताया, अब मैं बता रहा हूं फाइनल डिविडेंड, जिसको एक और नाम से जानते हैं प्रपोज डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूं, जिसको मैं एक और नाम से जानता हूं प्रपोज डिविडेंड। अज्यूम करो यहां पर मेरे को प्रपोज डिविडेंड था 2 लाख का, 31 मार्च 2019 का डिविडेंड 2 लाख का था, और 31 मार्च 2020 का डिविडेंड 3 लाख का था।
और हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एक तो साल है 31 मार्च 2019 और एक साल है 31 मार्च 2020। और यहां हमको गिवन है प्रपोज डिविडेंड है अपना, यहां का 2 लाख रुपीस का है और यहां का 3 लाख रुपीस का है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। फाइनल डिविडेंड हमेशा एक बात ध्यान रखना, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हमेशा साल के एंड पे होता है। और अगर मान लो ये 2 लाख रुपीस का डिविडेंड है, मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च 2020 ईयर का बनाना है, मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये पीरियड का मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कौन से पीरियड का है? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक के पीरियड का मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब मैं बात करता हूं फाइनल डिविडेंड की, या इसको एक और नाम से बोल दो प्रपोज डिविडेंड। जब मैं बात करता हूं फाइनल डिविडेंड की, या इसको एक और नाम से बोल दो प्रपोज डिविडेंड, 31 मार्च 2019 का प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए का था और 31 मार्च 2020 का प्रपोज डिविडेंड 3 लाख रुपए का था। ठीक है, अब ये वाला जो डिविडेंड 2 लाख रुपए है और ये जो डिविडेंड 3 लाख है, ये तो ध्यान से समझना, इसका अप्रूवल तो अपने को अगले साल मिलेगा। आपने भले ही ये बोल दिया कि ये डिविडेंड हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बट इसका अप्रूवल अपने को अगले साल मिलेगा। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मतलब इसकी अकाउंटिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अप्रूवल ही अगले साल मिलेगा तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। थोड़ा ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये करंट ईयर है तो इसका अप्रूवल तो अपने को अगले साल मिलेगा। ये मैंने पिछले साल सोचा होगा कि मेरे को इतना डिक्लेयर करना है, और अकाउंटिंग हमेशा ध्यान रखना कब करेंगे, वंस इट इज अप्रूव्ड। वंस इट इज क्या हो जाएगा, डिविडेंड हमेशा अप्रूवल के बाद अकाउंटिंग होगा। मैंने पिछले साल 2 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसको बोर्ड ने अप्रूव किया होगा इस पीरियड के बीच में, जो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है जिसका अप्रूवल हमको इस साल मिला होगा। तो मतलब 2 लाख रुपए का अगर अप्रूवल मेरे को इस साल मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना ये जो डिविडेंड है ये कौन से प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, इस साल के प्रॉफिट से एडजस्ट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपीस को तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। मतलब ये 2 लाख रुपीस कहां पे शो हुआ होगा आपका, ये 2 लाख रुपीस आपके प्रॉफिट में लेस हो चुका होगा इस साल। ये वाला तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, ये वाला इस साल लेस हो चुका होगा, तो यहां तो ऐड बैक करेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये 2 लाख का पेमेंट भी इसी साल करना है, तो ये जो पेमेंट है इट इज शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरी बात फिर से ध्यान देना कि ये 2 लाख की अकाउंटिंग भी इसी साल हुई और पेमेंट भी इसी साल हुआ। ये 3 लाख की अकाउंटिंग भी अगले साल होगी और पेमेंट भी अगले साल होगा। फाइनल डिविडेंड हमेशा ध्यान रखना साल एंड हो जाता है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो 2 लाख जो अपना था उसकी अकाउंटिंग भी इस साल होगी, और मतलब ऐड भी इस साल करेंगे और आउटफ्लो भी इसी साल बताएंगे। हम क्या करेंगे, जब भी हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आना है, इस डिविडेंड का मतलब दोनों इंटरिम और फाइनल, मेरे को अगर इस फिगर पे आना है तो ध्यान रखना मैं यहां पर ऐड करूंगा और कैश आउटफ्लो बताऊंगा फाइनेंसिंग के अंदर। तो फाइनल डिविडेंड को लेकर ध्यान रखना कि जो लास्ट ईयर का डिविडेंड था दैट विल बी एडेड टू अराइव एट द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और लास्ट ईयर का डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट। अब तुम एक बार इसकी नोटिंग कर लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। प्रपोज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड इज अकाउंटेड इन बुक्स आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, शेयर होल्डर कर दो या बोर्ड कह दो, है ना। फाइनल डिविडेंड की अकाउंटिंग बाद में होगी, जब अप्रूव हो जाएगा, डिक्लेरेशन होगा। डिविडेंड प्रपोज फॉर करंट ईयर इज येट टू बी अकाउंटेड, मतलब इस साल का डिविडेंड है जो मैंने आपको बताया ना, इस साल का डिविडेंड है, इसकी अकाउंटिंग करना बाकी है। फॉर करंट ईयर is yet to be accounted since it will be approved after financial year। ऑब्वियस सी बात है, इसका अप्रूवल तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इस पीरियड का बता रहे हैं, जिस इसका अप्रूवल मिलेगा उसका तो बना ही नहीं रहे हम लोग। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज एडेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये वाला ऐड करेंगे टू नेट प्रॉफिट टू अराइव एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐड किसमें करेंगे, नेट प्रॉफिट में, ताकि इस फिगर पे आ जाए।
प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज शोन एज कैश आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ध्यान रखना, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना है। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का बच्चों कुछ भी नहीं करना है। जो एडजस्टमेंट करना है वो लास्ट ईयर वाले का ही करना है। आई बात समझ में? अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाते हैं एक बार हम लोग। बुक में देखो इलस्ट्रेशन नंबर 14, ध्यान से समझना। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, ये एक्सट्रैक्ट कहां से? बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब बताओ अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करता हूं, अभी आगे देखता हूं, ऑफ केबीसी लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सरप्लस गिवन है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओपनिंग तुमको 5 लाख गिवन है, क्लोजिंग 8 लाख गिवन है। अब ध्यान दो, ओपनिंग प्रॉफिट 5 लाख का है, क्लोजिंग 8 लाख का है। मतलब साल के स्टार्टिंग पे प्रॉफिट कितना था? 5 लाख का था, और साल के एंड पे कितना प्रॉफिट हुआ? 8 का। मतलब मैंने साल में कितना प्रॉफिट कमाया? 3 लाख। अब ये जो 3 लाख का फिगर है ना बच्चों, ये गया कहां से होगा? तो ये ध्यान रखना, ये 3 लाख का फिगर यहां से होगा, मतलब दिस इज द लास्ट फिगर। मैंने आपको बताया था हमेशा बैलेंस शीट में ध्यान रखना आखिरी फिगर आता है, और ये एक्सट्रैक्ट किसका है? बैलेंस शीट का है। तो 3 लाख का हमने प्रॉफिट कमाया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है डिविडेंड पेएबल, मतलब कितना डिविडेंड पे करना बाकी है? अभी तक 30,000 रुपए का डिविडेंड पे करना बाकी है। पेएबल मतलब अभी तक 30,000 का डिविडेंड पे करना बाकी है। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडेड 19। अब ईयर एंडेड 19 मतलब ये 1 अप्रैल 2018 से 19 का डिविडेंड है, एंड 20 वर 3 लाख एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड 3 लाख है और इस साल का डिविडेंड 3.5 लाख है। प्रिपेयर द नोट्स टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट हमने साल में कमाया 3 लाख, मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हूं। अब मेरे को क्वेश्चन ये बोल रहा है लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था? 3 लाख रुपए था। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड 3 लाख है, करंट ईयर डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर अप्रूव होगा, इसका मेरे को कुछ भी नहीं करना है। 3.5 लाख का मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। करंट ईयर डिविडेंड 3 लाख रुपए का था, जो मेरे को लास्ट ईयर का डिविडेंड था इस साल अप्रूव हुआ होगा। तो ये जो प्रॉफिट है 3 लाख, उसमें एडजस्टमेंट 3 का हुआ होगा। तो आप देखो मेरा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का है, और मेरे को ऐड भी कितना करना है? सिर्फ 3 लाख रुपए मैंने ऐड कर दिया। डिविडेंड पेएबल टू शेयर होल्डर 3 लाख रुपीज। आई बात समझ में? तो मैं आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब अपन फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बताएंगे, मैंने इस साल 3 लाख रुपए अप्रूव किया, ये पे होगा। बट 3 लाख में से क्वेश्चन वापस बोल रहा है लाइबिलिटी में कितना है? 30,000 अभी तक पे करना बाकी है, मतलब हमने पे किया 270। कैसे पता लग रहा है? 3 लाख रुपए डिविडेंड पे करना था, जिसमें डिविडेंड पेएबल अभी तक लाइबिलिटी में 30,000 चल रहा है, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो 270 आएगा। बट प्रॉफिट में कितना ऐड करेंगे? 3 लाख, क्योंकि 3 लाख पूरा चार्ज कर चुके हैं हम लोग। आई बात समझ में? यहां हमको फाइनेंसिंग बनाना नहीं है, सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो ये लास्ट फिगर है बैलेंस शीट का, जिसके अंदर ये 3 लाख ऐड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड। ये बैलेंस शीट है बीटा लिमिटेड की। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 19 एंड 20 वर 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। अब प्रपोज डिविडेंड था इक्विटी शेयर्स पे 19 एंडेड का और 20 का 150 था और 1 लाख, मतलब ये प्रपोज डिविडेंड, मतलब ये फाइनल डिविडेंड हो गया। इंटरिम डिविडेंड 50,000 वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2019। इंटरिम का फाइनल से कुछ नया देना नहीं है। अब इंटरिम डिविडेंड है तो मेरी सिंपल सी बात है, इस डिविडेंड के अंदर प्रपोज भी और इंटरिम भी है। प्रपोज कौन सा वाला है? लास्ट ईयर वाला प्रपोज है, ठीक है ना, और इंटरिम इस साल वाला है। तो अगर मैं इस फिगर से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को लास्ट ईयर वाला प्रपोज ऐड करना है और इस साल वाला इंटरिम ऐड करना है। फाइनेंसिंग के अंदर अगर फाइनेंसिंग बना रहा होता तो आउटफ्लो दोनों को बताना है मेरे को, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, मतलब फाइनल फिगर है। अब फाइनल फिगर है तो मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग प्रॉफिट कितना है? 250, और क्लोजिंग प्रॉफिट कितना है? 450। ओपनिंग प्रॉफिट है 2,50,000 और क्लोजिंग प्रॉफिट है 4,50,000। मतलब बताओ साल भर में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? तो मैं बोलूंगा साल भर में प्रॉफिट कमाया 2 लाख एज पर बैलेंस शीट। मतलब ये 2 लाख रुपए मेरा आखिरी का फिगर है, ये वाला फिगर है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने यहां पे लिख दिया 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट एज पर P&L या एज पर बैलेंस शीट। अब हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को स्टार्ट हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन से करना है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर ईयर एंडेड 19 एंड 20 वर
अब ईयर एंडेड 19 और 20 का प्रपोज डिविडेंड 150 और 1 लाख है, मतलब लास्ट ईयर का 150 था और करंट ईयर का 1 लाख। अब ये 1 लाख तो नेक्स्ट ईयर जाएगा, इससे तो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर का था वो अकाउंटिंग इस साल हुआ होगा। तो 150 में से क्वेश्चन बोल रहा है पेमेंट अभी तक 20,000 करना बाकी है, तो 130 का कैश आउटफ्लो बताएंगे फाइनेंसिंग के अंदर, जो यहां हम लोग नहीं बना रहे हैं। बट मैंने इस साल अकाउंटिंग कितना किया होगा 150, तो देखो मैं वापस 150 का एड बैक कर लेता हूं। आई बात समझ में? उसके बाद देखते हैं आगे। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000 वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 19। अब ईयर एंडेड 19 था, तो इसको भी क्या करेंगे, इंटरिम डिविडेंड को 50,000 को ऐड कर लेंगे, तो ऐड इंटरिम डिविडेंड 50,000, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को एक चीज पता होगा कि अगर कंपनी इक्विटी को डिविडेंड दे रही है तो डेफिनेट सी बात है प्रेफरेंस को तो पहले देती है कंपनी डिविडेंड, इक्विटी के पहले प्रेफरेंस को दिया ही होगा। प्रेफरेंस 5 लाख है तो 5 लाख पर 10% इंप्लाइड है 50,000 प्रेफरेंस को ही पे हो गया, इक्विटी को दे रहे मतलब प्रेफरेंस को तो वही होगा, तो हमने प्रेफरेंस का भी डिविडेंड उसी तरह ऐड बैक कर दिया 50,000। तो 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया जिसमें इंटरिम ऐड हो गया, फाइनल डिविडेंड अपना लास्ट ईयर का 150 था उसको ऐड कर दिया, और प्रेफरेंस का डिविडेंड हमने 50,000 ऐड कर लिया। मतलब जितने भी डिविडेंड है वो ऐड करे तो ये 450 आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, लेकिन कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग में क्या क्या बताएंगे, 150 माइनस 20 130, इंटरिम का अलग से बताएंगे 50,000 आउटफ्लो, और प्रेफरेंस जो 10% पे किया 50 वो भी आउटफ्लो बताएंगे फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है ना। बट अभी क्योंकि फाइनेंसिंग नहीं बना रहे हैं तो इसमें इतना आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सीख रहे हैं। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नाउ मैं आपको एक अनसॉल्व क्वेश्चन कराता हूं तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा। आ जाओ बच्चों, एक बार क्वेश्चन अनसॉल्व की बात कर लेते हैं हम लोग। तो लेट्स कम टू अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाओ आप लोग, फटाफट क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाओ। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th है ऑन पेज नंबर 5.88, सेम कंसेप्ट है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ महा लिमिटेड। ये एक्सट्रैक्ट कहां से बच्चों, बैलेंस शीट से एक्सट्रैक्ट है। 31 मार्च 2020 ओपनिंग प्रॉफिट 5 लाख है, क्लोजिंग प्रॉफिट 10 लाख है, मतलब साल में मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। डिविडेंड पेबल 50,000 है। प्रपोज डिविडेंड फॉर ईयर एंडेड 19 एंड 20 इज 4 लाख एंड 5 लाख। अब पिछले साल का प्रपोज 4 लाख है, इस साल का प्रपोज 5 लाख है, इस साल से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे को बताओ इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 5 और 10 का डिफरेंस, प्रॉफिट साल का 5 लाख हुआ। लास्ट ईयर का प्रपोज कितना था, 4 लाख, वो ऐड कर लेना है। तो इस 5 लाख में 4 लाख ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपीस, ठीक है ना। ये 5 लाख नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, ऐड कर दो 4 लाख। मैं कॉपी में करके बताता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5th है। तो क्वेश्चन नंबर 5th, तो बच्चों ये देखो मैंने सॉल्यूशन करा है क्वेश्चन नंबर 5th का। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट का 5 लाख रुपीस का था, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 4 लाख रुपीस था, वो हमने ऐड करा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया 9 लाख रुपीस। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, ओपनिंग प्रॉफिट 4 लाख है, क्लोजिंग प्रॉफिट 720 है। ध्यान से समझना, ओपनिंग प्रॉफिट 4 लाख है, क्लोजिंग प्रॉफिट 720 है, मतलब बताओ साल में कितना प्रॉफिट कमाया हमने, तो साल में प्रॉफिट कमाया 3,20,000 का, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, प्रपोज डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड था लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। अब मेरे को लास्ट, तो देखो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का कितना था 160 और करंट ईयर कितना है 2 लाख। तो लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड, इस साल वाले डिविडेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे को, इसका तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 160 वही एड बैक होगा और वही पेमेंट बताना है मेरे को। इंटरिम डिविडेंड 40,000 है, तो डिविडेंड ऑलरेडी लेस हो चुका है इस फिगर के अंदर, तो ये भी ऐड करूंगा। बोल रहा है अनपेड 20,000 है, इसका मतलब क्या हुआ, 160 में मैंने अनपेड कितना है 20 अनपेड है, तो पे कितना करूंगा 140 आउटफ्लो होगा। तो अब सिंपल सी बात है, देखो ओपनिंग प्रॉफिट 4 लाख था, क्लोजिंग 720 हुआ, मतलब साल में प्रॉफिट कितना कमाया मैंने 320। लास्ट ईयर का मेरा 160 था जिसमें से अनपेड 20 है, तो वो मेरे को बाद में चेक करना है, ठीक है ना। प्रेफरेंस 6 लाख था, 6 लाख था, उसका 10% 60,000 का मेरा प्रेफरेंस का डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना एक बार कैसे करेंगे क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 320, लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था 160, उसको ऐड बैक कर लो, इंटरिम डिविडेंड को ऐड बैक कर लिया, और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड था उसको ऐड बैक कर लिया।
तो इन सबको ऐड किया तो ये फिगर आएगा मेरा 5,80,000। दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है एंड विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक ऑफ डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। ठीक है ना? अब बच्चों आप लोग क्या करना, एक बार इसके और एक बार प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चंस मैंने कराए, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। इस पैटर्न पे अगर मैं आपको एमसीक्यू बताऊं तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार एमसीक्यू के अंदर पेज नंबर 5.83 पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। पेज नंबर 5.83 पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना तो यू विल बी क्लियर। ठीक है ना? मतलब अभी तक जो अपन ने 4 वीडियो करे उसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू पेज नंबर 5.82 पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये वाले क्वेश्चन और 15th वाला भी होमवर्क में कर लेना। स्टिल आपको डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मेरा फोन नंबर 9929411361 है। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा वो प्रोविजन फॉर टैक्स का वीडियो बताऊंगा, तो होप करता हूं ये वाला वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।